पर जितने भी अतिथि हैं, कवि हैं, और आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक किसान पुत्र के नाते भाई साहब ने एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त कविता सुनाई, और वो आईना है हिंदुस्तान के वो तमाम किसानों का जो अपने दुख और दर्द को छिपाकर और इस देश के तमाम उन गरीबों के लिए, अमीरों के लिए अन्न उगाने का काम करते हैं। तो ऐसी तमाम कविताएं आपके माध्यम से किसान तो सुनते ही हैं, देश के तमाम वरिष्ठ जने, देश के विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको आपके माध्यम से आपके जब शब्द उन तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी थोड़ी 10 मिनट या 15 मिनट या 10 दिन के लिए उन्हें ऐसा एहसास होता है कि किसान के बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस देश में किसान रीढ़ की हड्डी है, और किसान यदि मजबूत नहीं है तो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि ये देश कभी मजबूत हो सकता है। इस देश में अनेक नारे दिए गए, जय जवान जय किसान के नारा जो जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया इस देश को, तो उनका सबसे बड़ा मकसद ये था कि जवान बॉर्डर पर और किसान खेतों पर, यानी एक पेट भरेगा और एक रक्षा करेगा। बाकी आज स्थिति आपके सामने है कि किसान अपने अधिकारों के लिए आए दिन सड़कों पर उतरता है, अपनी फसलों के लिए सड़कों पर उतरता है। ना जाने इस अखंड भारत की हम जब बात करते हैं तो अखंड भारत का बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में से यदि छोटे छोटे क्षेत्रों में भी यदि किसान अपने काम करने में लगे हुए हैं तो उन किसानों की पीड़ा को क्यों नहीं समझते हैं। तो देश को तमाम कवियों के माध्यम से, उनकी कविताओं के माध्यम से यदि वो किसानों को मजबूत करने की बात करेंगे तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार भी सुनती है, क्योंकि कविता में बड़ी ताकत होती है। अपनी बात रखने का बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। देश के संसद भवन में भी कविताओं के माध्यम से एक दूसरे को सुशोभित किया जाता है कि आपको ये करना था, आपको वो करना था। अंतर है, बाकी आप सब कवि हैं, वरिष्ठ हैं। मैं तो एक किसान पुत्र हूँ, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। बाकी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी आवाज़ उन तमाम देश के किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए और तमाम उन लोगों के लिए हमेशा लिखते रहिए कि इस देश का किसान और इस देश के स्टूडेंट, इस देश के वरिष्ठ जने, उन सब का मान सम्मान बढ़ता रहे, और ये देश अपने आप को कहीं ना कहीं मान के चलो कि विश्व गुरु की जो हम बात करते हैं, पूरा देश करता है कि विश्व गुरु होना चाहिए। बाकी उसके लिए मंथन करने की ज़रूरत है कि हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। विश्व गुरु की हम बात तो बहुत करते हैं, अच्छा भी लगता है सुनने में, बोलने में, हम विश्व गुरु बनेंगे। बाकी आज हमारे यहाँ टूटे फूटे स्कूल हैं, ऐसे तो हम विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते। जब मैं गाँव में जाता हूँ, मैं मेरी विधानसभा राव में MLA की तैयारी कर रहा हूँ, तो जब मैं घूमता हूँ तो मुझे टूटे फूटे स्कूल दिखते हैं, और वहाँ से टपकती हुई छतों में से वो जो पानी गिरता है और वहाँ नीचे जो बच्चे बैठ के पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि हम पढ़ाई करें कि इस पानी को कैसे रोकें। तो हमारे देश के उन तमाम विधायकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले शिक्षा मजबूत हो। शिक्षा के साथ में जो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, तो स्किल डेवलपमेंट पे कोई वर्किंग नहीं है, शून्य पे सवार है। यदि स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 7 लाख के आसपास गुरुकुल हुए थे, तो वहाँ पर सारी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। कुम्हार की दी जाती थी, किसानी की दी जाती थी, लोहारी की दी जाती थी, इंजीनियरिंग दी जाती थी, डॉक्टरी का काम था, नाई का काम था। ऐसे तमाम काम उनको सिखाए जाते थे कि वो व्यक्ति कहीं पर भी अपने हाथ कभी ना रोक पाए। जिस सेक्टर में जाएगा वो ये ना कह सके कि मुझे ये काम नहीं आता। बाकी आज की स्थिति ऐसी है। मेरा एक CBSE स्कूल है, राज इंटरनेशनल के नाम से, तो हम जो पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ से गर्व से कह सकता हूँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो उनके जीवन में कभी काम आने वाला नहीं है। तो वास्तविकता है कि हमें वो पढ़ाने की ज़रूरत है जो हमारे देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाए। आज वो पढ़ा रहे हैं जो उन्हें जीवन में कभी काम आने वाला नहीं। मैं जब मेरे स्कूल में बैठता हूँ, NCERT की बुकें जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि सर ये क्या कोर्स दिया हुआ है, गवर्नमेंट कह रही कि हमें ये पढ़ाना चाहिए। तो हमें जो पढ़ाना था वो हम उनको पढ़ाना भूल गए, और जो पढ़ा रहे हैं उनके जीवन में कोई काम नहीं आएगा। वो नौकरियाँ देंगे, नौकरी मात्र जिंदगी आदमी की ख़त्म हो जाती है, बाकी नौकरी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आदमी को ये विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम सब व्यापारी बने। हमें सीखने की ज़रूरत है, तो हम अदर कंट्रियों से सीखें जहाँ निरंतर धर्म की बात कम होती है, वहाँ बात होती है विकास की, वहाँ बात होती है शिक्षा की, वहाँ बात होती है किस तरीके से हम एक अच्छा व्यापारी बना सके। वो व्यापारी बना सके जो हर प्रकार से इस देश की नींव में रोज 1 रुपये डालने का प्रयास करे, ना कि यहाँ से 100 रुपये लेने की बात करे। जितनी तमाम योजनाएं सरकार की चलती है, मैं तो वो तमाम ऐसी योजनाओं का विरोध करता हूँ जो फ्री में दी जाती है। हम लोगों को
मजबूर बना रहे, मजबूत नहीं बना रहे, हम उन्हें आदी कर रहे हैं। आज मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग डिमांड करते हैं कि भैया हमारे को ये योजना नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। मैंने कहा कि आपको मैं व्यापार दूंगा, मैं एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज बना सकता हूँ। मेरा ये कहना है कि जितनी भी सहकारी संस्था है इस देश के अंदर, जितनी भी टोटल है, मैं कई मंचों से भी कह चुका हूँ कि हम वहाँ पर जिस तरीके से सुनार के यहाँ एक टीवी होती है, सबको पता है, और पूरे दुनिया के भाव बताती है, वो सोना क्या भाव है, चांदी क्या भाव है, सेंसेक्स सारी चीज़ें बताता रहता है, इंटरनेशनल चीज़ें किस तरीके से अप डाउन हो रही है, आयरन है, पीतल है, सबके रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि किसानों को यदि मजबूत करना तो एक सोसाइटी में सहकारी संस्था जहाँ से खाद वगैरह और जहाँ से वो जो अंतिम पंक्ति का आदमी गेहूँ चावल वगैरह शक्कर वगैरह लेता है, तो वहाँ पर एक टीवी लगाई जाए और उसे ये बताया जाए कि आपको यदि मजबूत करना है तो हम आपको बता रहे हैं आज उड़ीसा में गाजर का भाव 20 रुपये किलो, आप इंदौर 6 रुपये में क्यों बेच रहे हो। आज पंजाब में आलू मान के चलो कि आपका या प्याज आपका 20 रुपये 40 रुपये किलो है, 10 रुपये का भाड़ा लगना है, एक विधायक प्रतिनिधि के लेटर पेड पे माल निकलता है। और गांव में तो ये होता था, पहले ढिंडोरी पिटाती थी, मेरे हिसाब सभी गांव से बिलोंग करते भी हैं, सब गांव की तासी को जानते हैं, बाकी हम बाद में तो शहरों में आ गए। तो वहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी करके कोई 40 कट्टे 50 कट्टे इकट्ठे करके उस तरीके से यदि सप्लाई यदि चालू की जाती है तो मैं मानता हूँ 1.5 गुना आए तो बढ़ाई जा सकती है। बाकी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2 गुना करेंगे, बाकी वो 2 गुना आज तक नहीं हुई, 1.5 गुना आसानी से हो सकती है। उसे सही रेट सही मार्केट कहाँ उसे अपना माल बेचना है, महंगी किस्म की फसलें कैसे लगाई जा सकती है, उसकी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। अनेक प्रकार के जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो साइंटिस्ट हैं वो भी मुझे कहीं ना कहीं मान के चलो कि क्षेत्र में कभी नहीं दिखे। मैं उनसे कई बार मीटिंगें कर चुका हूँ। आप जाइए ग्रामीण सेक्टर में जाइए, ये मिट्टी सोना उगलती है, बाकी दिक्कत ये है कि इस मिट्टी पर काम करने के लिए तमाम वो जो लोग हैं जिन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देते। तो ज़रूरत है एक अच्छा मजबूत भारत बनाने के लिए मजबूत सोच के साथ में, मजबूत इरादों के साथ में और नए विज़न के साथ में काम करने की आवश्यकता है, ना कि मिथ्या वाली बात करके। आजकल होता यही है कि मिथ्या वाली बात होती है। तो उस पर एक बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छा शेर भी उन्होंने लिखा कि नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले भरी सभाओं में सुधारों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सुधार की ज़रूरत है। तो हम सुधारों की तो बात ना करते हुए हम उनको क्या दे सकते हैं, किस तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री को भी सोचने की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री को भी, विधायक को भी, और हमारे इंदौर के 9 विधायक को बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं और पूरे शहर को उस तरीके से बांट रखा है। कोई सनातनी लिखता है, कोई क्या लिखता है, बाकी उसकी डेफिनेशन आज तक समझ में नहीं आई कि सनातन होता क्या है। यदि सनातन, मेरे को ये लगता है कि बाकी विधायक और कोई सी कौम से आते हैं। आपका सबका क्या कहना है? सभी मेरे हिसाब से हिंदू ही हैं। तो हमें ये लिख के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि हम क्या हैं। हम हमारे विचारों से हमारे देश की तरक्की को किस तरीके से ले जा सकते हैं। तो जो डिवाइडेड वाली जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं मान के चलो कि आज हम स्कूलों तक देख रहे हैं। मेरे कई ऐसे स्कूल के मित्रों ने जिन्होंने मुझे बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे आते हैं और 5-5 रुपये की रिसिप्ट बनाते हैं, चंदा लेते हैं कि उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मजबूत करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपने कॉलेज में तो एक भविष्य खराब किया, अब स्कूल में भी आप ख़त्म कर देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। हमें वहाँ पढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके की एक्टिविटी या चंदे का काम करने की ज़रूरत नहीं है। मंच एक ऐसा है जहाँ से कवि अपनी बात उस दौर में वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है। तो मैं मानता हूँ कि कॉलेज में भी राजनीति बंद होना चाहिए। वो पढ़ने की जगह शिक्षा का क्षेत्र है। आजकल कॉलेज में अभद्रता होती है, हम देखते हैं शिक्षकों के सामने बच्चे खड़े हो रहे हैं, और वो गुरुकुल खत्म होने से कहीं ना कहीं ये स्थिति भी हमारे सामने देखने के लिए मिली कि टीचर के सामने खड़े। जब मैं कॉलेज जाता था, रंजीत सिंह में पढ़ा, और वहाँ जब हम कॉलेज में जाते थे गुरु के चरणों को छूते थे। उसके बाद में हम कॉलेज में क्लासों में और पढ़ाई का हम अध्ययन करते थे। आप लोगों ने भी सबने ये करा। बाकी आजकल का प्रचलन ये होगा कि एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में बाटल और एक हाथ में मान के चलो कि इस तरीके की परिभाषा उन्होंने लिख दी कि कॉलेज आए तो अब हम बहुत अच्छा जीवन जिएंगे और यहाँ पे बिल्कुल सारी आज़ादी हमें मिली है। तो स्कूल तक इस तरीके के इवेंट ना हो, इस पे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कविताएं लिखना चाहिए, वो बोलना चाहिए। और आपकी जो आवाज़ है वो आवाज़ हमसे ज़्यादा मजबूत है, तमाम वो लोग सुनते हैं। तो कवियों की बड़ी जिम्मेदारी है। और सबका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि पूरी टीम ने मुझे बुलाया कवि सम्मेलन में, और आप सबको सुनने का मौका मुझे अब मिलेगा। थोड़ी बहुत देर तो मैं रुकूंगा
और आपकी कविताएं सुनूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दें, किसान हो, युवा हो, और इस देश को मजबूत बनाने में हम काम करें। तो तमाम टीम को तहे दिल से धन्यवाद, और आप लोगों ने मेरा यहाँ स्वागत करा, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की वंदे। जय हिंद, जय भारत।